पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी जो है बरकरार है, लेकिन सिफारती लड़ाई में तलखी और खिंचाव जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों ममालिक के रवैये में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। भारतीय क़यादत बशमूल उनके जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लबो लहजा जो है धमकी आमेज़, सख्त और इश्तियाल अंगेज़ है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। यानी कि भारत को बैक वक्त जो है नरम और गर्म दोनों पैगाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी जहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी करवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा, वहीं उनसे ये भी दरख्वास्त की कि वो दोनों ममालिक के दरमियान जामे मुज़ाकरात करवाने के लिए किरदार अदा करें। लेकिन भारतीय रवैये के पेश नज़र ये सवाल ज़रूर बनता है कि पाकिस्तानी क़यादत किस उम्मीद पर बार बार भारत को मुज़ाकरात का कह रही है। अगर भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आया तो एक नए स्टेटस को के साथ आएगा। नंबर एक कि वो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे भारतीय यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना चुका है, और दूसरा और ताज़ा तरीन जो है सिंध तास मुआहदे को भी मुअत्तल कर चुका है। यानी कि मुज़ाकरात वहाँ से शुरू नहीं होंगे जहाँ से रिवायती तौर पर माजी में हुआ करते थे। भारत ने मुज़ाकरात के लिए अपनी सुर्ख लकीरों को बढ़ा दिया है, यानी कि दो चीज़ें पहले से ही उसकी जेब में हैं। तीसरा, उसने दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करने का एक वतीरा बना लिया है, जो ख़तरनाक सूरत हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जब शिमला मुआहदे के ख़त्म होने की बात करते तो गलत नहीं करते। इन हालात में बिना शराइत मुज़ाकरात की बात करना, जिसके लिए फ़िलवक्त भारत तैयार नहीं, या फिर सर्द अमन के लिए तैयार रहना, ये इंतखाब पाकिस्तान के हाथ में है। वैसे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी भारत के साथ लड़ाई के नए दौर के इम्कानात कम हैं, लेकिन पाकिस्तान को हरदम जो है चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। डार साहब की भारत की तरफ से फौरी ख़तरा न होने की बात अपनी जगह, लेकिन जनाब सरहद पार से तमाम इशारे किसी नई कहते हैं ना होने वाली मुहिम जोई का पता देते हैं। भारत के साथ मुज़ाकरात से ज़्यादा पाकिस्तान को इस वक्त अपनी मईशत और सियासत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है दुश्मन का मुकाबला ज़्यादा मौसर अंदाज से कर सकें। तो आइए कुछ शहर नापुरसा कराची की बात हो जाए। यहाँ के बहुत से सुलगते मसाइल में एक मसला बिजली का भी है। वो शहर के 70% इलाके जो है रोज़मर्रा की लोड शेडिंग से बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन इस शहर के हजम को अगर देखें तो 30% भी हिस्सा कोई कम नहीं होता, छोटा नहीं होता। उन इलाकों में लोड शेडिंग क्यों होती है? क्या वजह है कि बाज़ गली मोहल्लों के शहरी जो हैं बिजली की मुअत्तली के खिलाफ जो है एहतजाज करने पर मजबूर हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। के इलेक्ट्रिक जो इस वक्त इस शहर में बिजली मुहैया करने वाली वाहिद कंपनी है, वो आजकल सिर्फ लोड शेडिंग के हवाले से ही तनकीद की जद में नहीं, बल्कि हाल ही में नेपरा ने इसके टैरिफ को जो है बढ़ाकर अगले 7 बरस के लिए मुकर्रर किया है। क्या नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर कोई मेहरबानी की है या इसकी कोई ठोस वजह है? इस पर भी बात करेंगे। के इलेक्ट्रिक पर एक और इल्ज़ाम है कि जी निजकारी के बावजूद ये हुकूमत की जो ज़र अनात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और बिजली की चोरी और लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो उसके नुकसानात हैं उसमें खातिर खा कमी करने में कामयाब नहीं हुई। के इलेक्ट्रिक के जो नाकदीन हैं उसमें वो कहते हैं ना उनके कराची में रखने वाली जो तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं वो सब शामिल हैं उसमें। इनकी के इलेक्ट्रिक पर बढ़ती तनकीद की आखिर वजह क्या है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहतरम मुनिस अलवी साहब। अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वो मुझे अंदाज़ा है कि जी वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कहते हैं ना हदूद और क़यूद होती हैं, बात करने की मजबूरियाँ होती हैं, तो सियासी रहनुमा जिस तरह बात करते हैं ग़ालिबन आप उस तरह से ना कर सकेंगे, है ना। तो मैं आसान सवाल से शुरू करता हूँ। क्या वजह है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी सियासी जमातें हैं वो कि इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं? अवाम का एक हल्का भी आप लोगों के बड़ा मतलब है हर वक्त तारीफ़ करता रहता है, तो कुछ बताइए आप अपनी कहानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का, और ये सारे जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं ये पूछने का मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका जवाब दे पाऊँ। वो तसल्ली बख्श होगा या नहीं ये फ़ैसला आप और आवाम करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची के शहरी जो हैं वो आपको एहतजाज करते नज़र आएंगे लोड शेडिंग के ऊपर, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिनको बिजली मिल रही है, जिनका आपने भी जिक्र किया, जो 70% हमारे फीडर्स हैं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि वो सड़क पे आके ये कहेंगे कि हमको तो बिजली मिल रही है या हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है और ये इसकी वजह से बड़ा निज़ाम सही चल रहा है। उनमें भी कुछ लोग को ये एहसास है कि उनकी बिजली का बिल ज़्यादा है, जो कि हम उस सिलसिले में काफ़ी आप उससे कि इनएबल हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैरिफ तय करती है जिस पे उनको बिल होता है। अब जो रह जाता है 30% हिस्सा, जो कि अब से कुछ अर्से पहले एक्चुअली सिर्फ 22-23% था, लेकिन ये जो पिछले 2 साल में टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मैं आपको अगर नंबर्स में बताऊं तो 19 रुपये से तकरीबन 38 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई थी, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। और इसकी वजूहत थी जिसमें जाना अभी मुनासिब नहीं है। बहरहाल तो जब इतना टैरिफ इंक्रीज़ होता है और उसके साथ इन्फ्लेशन करीब 40% के करीब पहुँच जाता है,
तो लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली एबिलिटी नहीं रहती कि वो बिजली की पेमेंट कर सकें, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं है कि हम मुफ्त बिजली दे सकें। तो जिन इलाकों में, और हमारे पास बहुत इसका आप समझ लें कि पूरा एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है और एक रिकन्सिलिएशन होता है कि कितने यूनिट्स आए और कहाँ गए और किधर लॉस्ट हुए। तो जिन इलाकों में हमारी चोरी ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। हमारी वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी होती हैं जिसमें बिजली काटना होती है, कुंडे उतारना होता है। लेकिन कराची, आमिर साहब, तकरीबन 900 कच्ची आबादियाँ हैं और 42% सिटी जो है वो कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। ये वो लोग हैं जो कहीं से माइग्रेट करते हैं और आके कराची में रुक जाते हैं और यहाँ पे उनको नौकरियाँ मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची इज़ अ सिटी फॉर ऑल द पीपल्स हु माइग्रेट एंड कहते हैं गरीब परवर शहर है। तो ये इस वजह से जो इलाके हैं वहाँ पे जब ये सेटलमेंट्स होते हैं उनको बिजली ना देना एक कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बिजली लेते हैं, अगर हम नहीं देंगे तो वो खुद से ले लेंगे, और फिर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं तो वहाँ पे जाकर के बिजली काटना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो सियासी जमातें हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, और अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ लोगों के साथ काम किया भी है, और हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से इस लोड शेडिंग को एक ज़रा थोड़ा समझें आपके, अगर 11,000 वोल्ट के फीडर जिससे बिजली सप्लाई होती है उससे नीचे ला के PMT लेवल पे ले आएँ, तो जो एक कुछ लोग जो कि अच्छे PMT पे होंगे कम से कम उनको बिजली मिल जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का भी ताल्लुक़ इसमें है और लोगों की हमारे साथ कोलैबोरेशन का भी इसमें बहुत ताल्लुक़ है, जिससे लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो सकता है। तो हम ये समझें कि जो है कि बिजली की चोरी जो है उसको रोका नहीं जा सकता कराची के बहुत सारे कम 30% इलाकों में। ये पैगाम है, मतलब कि नहीं रोक सकते। देखिए, रोका जा सकता है, रोका जा सकता है आमिर साहब। रोका जाने के लिए देखिए, एक तो पहली बात ये कि ये वो इलाके होते हैं जहाँ चोरी ज़्यादा हो रही होती है, नॉन पेमेंट ज़्यादा होती है। ये एक जो कहा जाता है कि 5 आदमी पेमेंट नहीं करे और उनकी वजह से बाकी लोगों को सज़ा मिल रही है, ऐसा नहीं होता। ये रिवर्स होता है कि जब ज़्यादा लोग पेमेंट नहीं कर रहे होते, और वहाँ पर हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ भी कोशिश करते हैं, जाते भी हैं, कहीं कहीं पे कुंडे उतर भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये कुंडों की तादाद 4 से 6 लाख तक तजावुज़ कर जाती है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक का अमला हर वक्त हर जगह का कुंडा उतारता रहेगा। तो ये इट्स अ 2 वे ट्रैफिक सर। अगर लोग हमारे साथ ताउन करेंगे, वो ये चोरी रोकेंगे, तो उससे उनको ज़्यादा बिजली मिलने के इम्कानात काफ़ी रोशन होंगे। और हम पूरी कोशिश करें कि एजुकेट भी करें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसे इलाकों में लोग होते हैं और वो उनके वोटर्स होते हैं, तो वो ज़रूर ये बात करते हैं। बट मेरा पैगाम ये है कि हमारे साथ मिल के काम करें। उन इलाकों में जाने के लिए भी तैयार हैं, हमें मार भी पड़ती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर कि खाली के इलेक्ट्रिक से एक्सपेक्ट करना कि वो जाके इस निज़ाम को बिल्कुल ठीक कर देंगे, और मतलब हम क्या रेंजर्स पुलिस इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है सर। हमारे लोग तो जाते हैं सिर्फ अपने प्लास और स्क्रू ड्राइवर और अपना जो PPEs लेके जाते हैं, हम कोई जाके किसी से लड़ थोड़ी सकते। अच्छा, मैं से पहले कि मैं अगले मौजू पर आऊँ, नेपरा वाले पर आऊँ, ये 2 बातें कही जाती हैं जैसी बिजली की चोरी के हवाले से, और जब आप लोग लोड शेडिंग करते हैं तो एक तो ये बताइए कि एवरेज दौरानिया इन इलाकों में लोड शेडिंग का कितना है, एक बात। दूसरा ये कि ये फिर इल्ज़ाम लगता है कि जी, जो आपने खुद भी उसका तस्करा किया कि जी इज्तिमाई सज़ा हम नहीं दे रहे। मैं बात ये कि रिवर्स में कि 95% लोग जो हैं वो बिजली का बिल पे नहीं कर रहे। तो क्या वाकई ऐसा है, ये समझा जाए इसको आप इज्तिमाई सज़ा नहीं समझते? आम साहब, बात ये है कि जहाँ पे कि कुछ इलाके, मैं आपको चले नंबर्स के हिसाब से बता देता हूँ, या इलाकों के नाम भी बताएं, कौन से इलाके ज़्यादा क्रॉनिक हैं जहाँ पे हो रही है। मैं आपको नाम भी बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आखिरी जो सबसे ख़राब 150 फीडर हैं उसमें हमारा लॉस 87% है। 87% का मतलब है कि 100 रुपये की अगर बिजली जाती है तो उसमें से हमें 13 रुपये रिकवर होते हैं। उन इलाकों में भी ना 8 से 10 घंटे, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा बिजली सप्लाई होती है। अच्छा, वहाँ डिस्कनेक्शन की जाती है, लोगों को समझाया जाता है कि आप हमारी बिजली का बिल अदा करें, कैंप्स भी लगाते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा वो लाइटर साइड पे ही है, मगर एक इलाका है इब्राहिम हैदरी जी, वहाँ पे लोगों का ख्याल ये है कि उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बसाया था, और उनको वो इस शर्त पे यहाँ लाए थे कि पानी और बिजली फ्री होगी। अब जब हम उनकी बिजली काटने की कोई काम करते हैं तो वो इस बात पे एहजाज करते हैं कि हमें यहाँ के ला के बसाया आपने था कि यहाँ पे बिजली फ्री होगी और आप पैसे मांग रहे हैं। तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे फोर्सेस भी हैं,
तो इनएडवर्टेंटली वहाँ पे भी हमको आखिर में बिजली ऑन करनी पड़ती है, वरना वो रोड बंद हो जाता है और वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है। इसी तरह और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि जब नुकसानात हमारे 40, 50, 60, 70% से ज़्यादा चले जाते हैं तो वहाँ पे 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग यकीनन होती है। अच्छा, ये और बताइएगा, इसके अलावा एक जो इल्ज़ाम मैं ख़ता कलामी कर रहा हूँ, एक और इल्ज़ाम लगता है कि जी के इलेक्ट्रिक के ज़ाहिर के जो मुलाजमीन हैं बाज़ औक़ात वो मदद कर रहे होते हैं बिजली की चोरी के लिए। ये इल्ज़ाम कहाँ तक है? कोई आप लोगों ने इंक्वायरी की है कि वो खुद जो है कुंडा लगाते हैं और ख़ुद जो है वो ज़ाती तौर पर पैसे ले लेते हैं? ज़ाहिर वो उसमें इदारा नहीं आता लेकिन उसके बैड शीप आ जाते हैं। जी सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा, अब बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक के अंदर जो टोटल, अगर हम एक कोई 12,000 लोगों की कंपनी है तो जो 12,000 है दे आर ऑल सेंट्स, यकीनन कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी जो एबिलिटी टू नो वेयर द यूनिट्स आर, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अच्छी है कि हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि किस इलाके में चोरी ज़्यादा हो रही है। पीएमटी के लेवल पे भी पता लग जाता है। जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो तकरीबन 29,000 हैं कराची के अंदर, लोगों का ये ख्याल है कि वो जो लोग कर रहे होते हैं उसमें हो सकता है कुछ लोगों में, ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो लोग होते हैं जो कि अपने आप को केई का आदमी जाहिर करते हैं। और मैं फिर से एक बात ये कहूँगा कि अगर मैं केई के यूनिफॉर्म में जाके किसी से ये कहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का पूरा बिजली का निज़ाम चला दूंगा 2,500 में या 3,000 में या 4,000 में, तो जो आदमी पैसे दे रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो गलत काम कर रहा है। तो अगर कोई आदमी केई का मुलाजिम बन के या मुलाजिम रिप्रेजेंट करके ये बात भी कर रहा है तो एक आदमी उसके साथ एक गलत काम तो फिर भी कर रहा है ना। वो जो चोरी की बिजली जो कि मतलब किसी भी हिसाब से हराम है, वो मतलब क्योंकि केई का आदमी आ गया तो वो अब हराम बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, ये बात तो मुनासिब नहीं है। दुरुस्त पॉइंट नोटेड। अच्छा, अब आते हैं नेपरा वाले मामले की तरफ कि नेपरा ने जो 7 साल आप लोगों का टैरिफ मंजूर किया है उस पर बहुत सारे लोग चिराग पा हैं जब केस में चली गई है। खुद जो आपके वजीर हैं मतलब है तवानाई के, उन्होंने मतलब है इसके ऊपर तनकीद की है और कहा है कि जी अनड्यू फेवर दिया गया है और पता नहीं कितना 700 अरब से ज़्यादा का के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा है। तो ये क्या ज़रा समझाइए कि ये हुआ क्या? नेपरा ने ज़ाहिर जो कुछ किया होगा वो उसने पूरा मतलब है कुछ एक्साइज की होगी, हुकूमत से परमिशन ली होगी, तब ऐलान किया होगा। तो ये रिवर्सल की जो बातें हो रही क्यों हो रही हैं ये? आमिर साहब देखें, जारी बात है मिनिस्टर साहब हमारे बड़े हैं और हाँ। वो बिल्कुल एतराज़ कर सकते हैं और शायद जैसे अखबार में आया उन्होंने रिव्यू भी फाइल किया है और जारी बात है वो नेपरा में जाएगा, हमसे भी सवाल होंगे और हम जवाब देंगे उसका। जहाँ तक टैरिफ का ताल्लुक़ है, देखिए मैं फिर से थोड़ा सा इसी बात पे आऊँगा कि इलेक्ट्रिक को बिजली देना हमारे पास हम पे कंपल्शन है। हम ये चूज़ नहीं कर सकते कि हम यहाँ बिजली देंगे और यहाँ पर बिजली नहीं देंगे। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारे अलावा कोई और नहीं आ सकता। हमने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जमा कराया है वो नॉन एक्सक्लूसिव है। कोई भी आदमी कराची के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस लेके बिजली का तरसील का काम कर सकता है। तो ये पहली बात, तो ये आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि शुक्रिया। लेकिन मैंने ये कहा था कि इस वक्त फिल वक्त जो है वाहिद कंपनी जो बिजली फराहम कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे पता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी दुरुस्त किया आपने। जी मैं कह रहा हूँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम बिजली सप्लाई करते हैं कराची शहर को तारों के ज़रिए, कुछ 11,000 वोल्ट के तार होते हैं और जब वो उसको हम थोड़ा लो वोल्टेज पे करते हैं तो वो 400 पे चले जाते हैं और घरों में बिजली सप्लाई होती है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं आज वो तकरीबन हम लगभग 15% पे खड़े और हमारी रिकवरी करीबन 90% से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी जिसका आपने जिक्र किया तो हमारे लॉसेस जो हैं वो कोई 37-38% के करीब थे। और अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूं कि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और रिकवरी, तो इसका एक एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस बनता है जो कि केई की प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे तकरीबन कोई 42% था। आज अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो हमारे लॉसेस 20% के करीब हैं तकरीबन। तो प्राइवेटाइजेशन से कराची के लॉसेस आधे हुए हैं। जिस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी आमिर साहब, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का टोटल एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस 28% था। अच्छा, जो इस वक्त 24% पे खड़ा हुआ है, जो आखिरी रिपोर्टेड नंबर है। अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पूरा पाकिस्तान
कोई 10-15% इम्प्रूव करता है, वहाँ कराची इस पीरियड में अपने नुकसानात को आधा कर लेता है। ये सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर मैं इसका ही कैलकुलेशन करूँ ना तो ये इस पीरियड में कम से कम 8 से 900 अरब रुपए की सब्सिडी जो कि हुकूमत पाकिस्तान को देनी पड़ती कराची के शहरियों को, क्योंकि हमारे लॉसेस ज़्यादा होते, वो टैरिफ में बिल्ट इन होते, जिसकी वजह से टैरिफ ज़्यादा होता। तो अगर ये फ़ायदा अगर आप समझते हैं कि नहीं हुआ तो मैं कहूँगा सर आप थोड़े फिर सही अच्छा, बात मुझे नहीं है एक और बात समझाइए। तो जी बिल्कुल, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। एक और चीज़ समझाइए कि बाज़ लोग तनकीद करें, जो आपके चाहने वाले हैं वो बहुत सारे हैं, वो कहते हैं कि जी दीगर जो वो हैं, मतलब एक उनके जो कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं, जो रिकवर करती है बिल, उसके मुकाबले में आप लोगों की रिकवरी कम है। और उन्होंने चार्ट भी उन्होंने एक मुझे भेजा हुआ है कि जी उसमें देखें कि सबसे कम जो है वो अगर तकाबुल करें बाकियों से, तो ये वजह क्या है इसकी कि उनकी परफॉर्मेंस आपसे बेहतर कैसे हो गई? कराची तो बड़ा शहर है, आज़ाद कबाइल का इलाका नहीं कि जहाँ पे रिकवरी बहुत मुश्किल हो। जी आमिर साहब जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत सारा इलाका कबाइली ही है। अच्छा, और मैं फिर ये बात करूँगा कि बहुत सारे जो इलाके हैं शहर के दरमियान में, वहाँ पे भी जाकर के कुंडे उतारना और बिजली काटना पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं कि जो हमारा जैसे TND 15% है, और ये भी देखना चाहिए ना कि ये TND कहाँ था और उस वक्त पाकिस्तान का TND क्या था। तो ये कहना कि हमारा ख़राब है, हमारा तो इंतहाई ख़राब था। और जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज भी है, बेहतर हुई है मगर आज भी है, ये तो सर मैं समझता हूँ एक फैलेसी होगी कि हम ये सोचें कि इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज नहीं होता, मगर जो 40-42% का AT&C लॉस था वो ठीक हो जाता। मैं समझता हूँ ये और ख़राब होता। तो अगर वो 40% जब पूरे मुल्क का 28% था और कराची का 42% था AT&C लॉस, तो क्या वो इलेक्ट्रिक की कोई हमारे लोगों की या मैनेजमेंट की कोई खुदा न खास्ता नाअहली थी? नहीं, वो इस शहर की डायनामिक्स थी। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो 900 कच्ची आबादियाँ हैं सर, यहाँ पे ना इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट बिल्स एंड टू डिस्कनेक्ट। और हम ये अभी भी ऐलान करते हैं कि अगर ये 300 फीडर के करीब बनते हैं, अगर ये हमसे ले लिए जाएँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान में सबसे अच्छा TND हमारा होगा, जो कि 10% से भी कम हो जाएगा, और हमारी रिकवरी भी 98.5% होगी। जो इस बात के बावजूद कि वो 700 जो हमारे 70% जो फीडर्स हैं उस पर भी बहुत सारी कच्ची आबादियाँ लगती हैं, लेकिन हम उनको मैनेज करते हैं। तो अच्छा, हमें जब कंपेयर किया जाए तो हमें इस एंगल से देखा जाए कि क्या जितनी कच्ची आबादियाँ या अनडॉक्यूमेंटेड सिटी है वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है? इसका जवाब है नहीं है। कराची उसका बहुत बड़ा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, क्योंकि वक्त का हमें दो बड़े अहम सवाल आते हैं, तो एक तो आपने बता दिया, हमें ये बताइए कि कराची वालों का जो फॉरवर्ड, अगर आप कोई खबर देना चाहें, कोई खुशखबरी कि कोई आप लोगों का मजीद इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का है उसको बेहतर किया जाए, वो कहते हैं जो लॉसेज हैं उसको कम किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को कम से कम किया जाए, कुछ है आपकी इन्वेस्टमेंट का वो जो कहते हैं अच्छी क्लीन एनर्जी की तरफ आप लोगों के जाने की कोई तवक्कुआत हैं? सर बिल्कुल, बहुत इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे प्लान्स हैं। और ये जो टैरिफ है, ऑल्दो आप सबको ये लग रहा है कि बहुत अच्छा टैरिफ है, अभी भी जो नेपरा ने हमें बेंचमार्क्स दिए हम उस पर नहीं हैं, हम उससे पीछे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम उस तक पहुँच पाएँ, जो बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने नेपरा के पास जो इन्वेस्टमेंट प्लान जमा कराया है जिससे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, वो कोई $1.5 से $2 बिलियन के करीब होगा। और अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह ग्रोथ ज़्यादा आई तो शायद ये और भी बढ़ जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके पोल, आपके ट्रांसफार्मर्स, आपकी जो ये लाइंस हैं, आपके ग्रिड स्टेशन जिससे आपको बिजली मिलती है, ये या तो और लगेंगे या रिहेबिलिटेट होंगे। तो इसका मतलब है कि जो बिला तात्तुल बिजली है जिसका कि रिलायबिलिटी से ताल्लुक़ है वो इम्प्रूव होगी। हम कितने अर्से में आप खर्च करेंगे $1.5 से $2 बिलियन? ये अगले 2030 तक का प्लान है सर, 2030 तक का प्लान है। और आमिर साहब इंशाल्लाह ताला हम रिन्यूएबल्स पे भी काम कर रहे हैं, जिससे कि इंशाल्लाह हमारी जो जनरेशन पूल है वो कम होगी। हम इसकी अप्रूवल्स का इंतज़ार करें, जैसे ही आएगा वो भी शुरू हो जाएगा।
उसके अलावा हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम रिसोर्सेज पे जाएं। हम गवर्नमेंट का ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें बात कर रहे हैं कि अगर वो लोकल कोल पे कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे पूल में शामिल हो जाएगा, वो बिजली सस्ती हो जाएगी। अच्छा, वो वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है कि लंबी आपकी इसकी बात हो सकती है क्योंकि हमें वाइंड अप करना है। जी सर, बिल्कुल जी। मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है कि ये जो कहते प्राइवेटाइज हो गई है के इलेक्ट्रिक, और प्राइवेटाइजेशन के बाद ज़ाहिर है कि इसके इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, सऊदीज़ हैं और लोग हैं, तो इनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सूरत हाल है, और कितना कुछ मतलब है, कुछ पैसे वैसे बने आप लोगों के नहीं बने अब तक? सर 2005 से लेके 2023 तक हमारा रिटर्न जो है ना, जो हमारी बैलेंस शीट है विच इज़ ऑडिट बाय ए फर्ग्यूसन, उससे पहले KPMG, उससे पहले अर्नेस्ट एंड यंग, सो द रिटर्न इज 1.8%। और अगर मैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके डॉलर में रिटर्न देखूं तो वो 1% माइनस है। हमने आज तक ₹1 का डिविडेंड नहीं दिया, और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं बड़े पेशेंट हैं, वो हमसे सिर्फ यही पूछते हैं कि यार कब होगा कुछ रिटर्न, और मुझे कहते हैं इंशाल्लाह जल्दी होगा। तो और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी सिचुएशन बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह आपकी कितने बरस की है मजीद, आप अपने इन्वेस्टर्स को कब तक भरोसा देंगे, कब आप उनको मैं बस ये कहूँगा कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। चले इस नोट के बाद कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम मतलब है बहुत शुक्रिया मुनिस अलवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मतलब है कि के इलेक्ट्रिक की उनकी ज़बानी सुन ली है। यहाँ पे हम मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा आएंगे तो कुछ बात करेंगे। मतलब है पाकिस्तान में नई एयरलाइंस बनाने की बात हो रही है, एक एयरलाइन हम जो है प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कहते हैं, लेकिन एक और सरकारी एयरलाइंस आ रही है। क्या मंतक़ है, क्या वजह है, उस पर बात होती है, लेकिन वक्फ़े के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और इनका एक बड़ा वसी तजर्बा है एयरलाइन बिज़नेस का भी, और मैं चाहूँगा कि आज जो है हम इनसे गुफ्तगू सिर्फ इसी मौजू पे करें। शाहिद साहब, खाकान साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वो 2 रोज़ पहले ऐलान ये हुआ कि जी पंजाब एयरलाइंस की जो है काबीना ने, सूबाई काबीना ने पंजाब की जो है मंजूरी दे दी है। किस नज़र से देखते हैं आप इस कदम को कि एक तरफ जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल को आप निजकारी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि एक और जो है एयरलाइन, सरकारी एयरलाइन ही हम कहेंगे कि उसके लाने की तैयारियां हो रही हैं? जी मेरी समझ से मामला बाहर है, क्योंकि हुकूमत की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, और हुकूमत अपने असासे बेचना चाहती है, SOEs को प्राइवेटाइज़ करना चाहती है, और PIA भी प्राइवेटाइज़ होने की एक कोशिश हो चुकी है, अभी फिर दूसरी का प्रोसेस जारी है। और अजीब बात है कि एक सूबा अपने वसाइल से अब एयरलाइन बनाना चाहता है। इसका मकसद क्या है? क्या हुकूमत कारोबार कर सकती है? एयरलाइन जो है मेरा ख्याल है कि जितने भी कारोबार आप देखेंगे उसमें सबसे मुश्किल काम एयरलाइन होता है, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन से होता है। और हुकूमत के जो तरीक़ाकार होता है, जो हुकूमत के सिस्टम्स हैं, जो हुकूमत की काम फैसले करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर सकती, खसारे में जाएगी और ये नुकसान बढ़ता रहेगा, और फिर एक दिन उसको प्राइवेटाइज आप कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो पैसे सूबाई हुकूमतों के पास हैं वो अगर तालीम के लिए खर्च करें, जिस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हों, तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि आपको एयरलाइन बनाने का हक नहीं है। जी, जो आपने फरमाया कि हुकूमत का काम जो है कारोबार करना नहीं है, और ये मैं पहली बार आपसे नहीं, मतलब है नून लीग के कई रहनुमा जो हैं, मतलब है जब आप भी हुआ करते थे नून लीग में, तो मुसलसल ये बात कही जाती थी, और ज़ाहिर है कि निजकारी को जो है सपोर्ट किया है हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की ये लोग बात करते हैं। तो ये जो अब कर रहे हैं, मतलब है कि वफाक में एक और पॉलिसी है और सूबे में एक और है, ये किस चीज़ की अक्कासी कर रही है? आपको तो इतना साथ रहा है, और क्या ज़रूरत महसूस करिए मरीम साहिबा कि जी निजी एक कहते हैं ना सरकारी एक और एयरलाइन लाई जाए? देखिए, मेरी समझ से तो बाहर है कि एक ही जमात है, उसकी सूबे में पॉलिसी और है, वफाक में पॉलिसी और है। अगर करना ही है तो जो PIA है वो पंजाब सूबे को दे दें, वो चलाते रहेंगे। कम से कम वफाक की तो जान छूट जाएगी, सूबे को शौक भी है, वो पूरा कर लेंगे। नहीं, ये जो सिम्बलिज्म है कि आपकी कौमी जो झंडा बरदार है, फ्लैग कैरियर, वो फ़रोख्त पर है, और फिर आपको कल पंजाब बना रहा है, फिर सिंध बना लेगा, फिर हो सकता है KP, गिलगित बल्तिस्तान, सब कहें जी हमारी एयरलाइंस होनी चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान, पाकिस्तानियत कहाँ है?
और जो हम फ़ख्र से कहते थे हम फ्लैग कैरियर, नेशनल फ्लैग कैरियर में बैठ रहे हैं, वो कहाँ गया तस्वुर के? फिर तो मतलब है सूबाइयत को फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा इससे। नहीं, सूबाइयत की बात इसमें नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी की ख़राबी है। हाँ, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या हुकूमत कारोबार करना चाहती है, कारोबार से पैसे बनाना चाहती है, या हुकूमत अवाम के मसाइल हल करना चाहती है? मुझे तो बहुत सी और प्रायोरिटीज़ नज़र आती हैं कारोबार करने के अलावा, स्पेशली एयरलाइन बनाने के अलावा। बहरहाल ये अब पंजाब काबीना फैसला कर चुकी है, तो अब वो ये कोशिश करेंगे, फिर नुकसान होगा, फिर अगली हुकूमत आके रोएगी, वो कहेगी जी ये बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ और सूबे के साथ, और इतने अरब का नुकसान हो गया है, फिर उसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये तमाशे लगे रहेंगे, क्योंकि हमें अपने असल काम से मकसद नहीं है। आप आज हर सूबे में, पंजाब समेत हर निज़ाम आज नाकाम हो चुका है, लेकिन इसकी किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को परवाह नहीं है। रोज़ रोज़ ऑप्टिक्स के लिए नई नई बातें करते हैं। अच्छा, इसमें मैं भी रिजल्ट देख रहा था कि PIA ने बड़े 21 साल के बाद जो है प्रॉफिट किया, थोड़ा सा ही सही लेकिन प्रॉफिट में आई है वो। तो क्या ये इस बात के इशारे नहीं कि भाई अगर आपको चलाना ही है तो PIA के ऊपर वसाइल सर्व करें, मतलब है, लेकिन कौमी सतह के ऊपर? आप तो कह रहे हैं कि सूबे को दे दें, लेकिन क्यों दे दें सूबे को जब कौम की है वो, मतलब नेशनल फ्लैग कैरियर है और सूबे का होना अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। तो PIA को करते, निचकारी ना करें उसकी, इतना ही शौक़ है तो। नेशनल फ्लैग कैरियर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया दुनिया में। हाँ, तकरीबन 30-40 साल पहले। दुरुस्त। अब आप फ्लैग कैरियर्स नहीं हैं, आप कमर्शियली ऑपरेट करते हैं, और पैसे बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो कारोबार नहीं करते। दुनिया में शायद कोई भी मुल्क नहीं रहा जिसकी अपनी एयरलाइन है। छोटे छोटे मुल्क हैं जिनकी शायद हो, लेकिन किसी भी बड़े मुल्क की नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल काम है और दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। तो इसलिए आज कंसंट्रेट करें मुल्क के निज़ाम को चलाने में, ये कारोबार करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी सवाल आता है कि ठीक है कि इस वक्त सूबा सिंध और पंजाब उनके पास दे फ्लश विद मनी, वो 18वीं तरमीम के बाद, NFC के बाद हम देख रहे थे कि वफाक के पास तरक्याती बजट कम है इस मरतबा, और इन दो सूबों के पास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये एक हकीकत है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जब हम तरक्याती मनसूबे देखते हैं कि पंजाब के हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि जी पिंडी और जो है लाहौर के दरमियान जो है वो फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये हमेशा दुनिया में जब आप ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, फ्रॉम पॉइंट 8 से शुरू करते हैं, या तो पेशावर से शुरू करें जो मुल्क का एक कोना है, या आप कराची से करें। ये बीच में जो शुरू कर दिया जाता है, जैसे पहले भी आप लोगों ने बना दी थी मोटरवे बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, तो ये क्या मतलब तरक्याती वो है कॉन्सेप्ट, हमारी समझ में नहीं आता। बाकी सूबे वाले सवाल करेंगे आपसे, बड़ा जायज़ सवाल है ये कि अगर रेलवेज़ जो है वो मतलब है वफाक की वो है, तो क्या वजह है कि जी इन दो जो शहरों के दरमियान हो रहा है, वाई नॉट फ्रॉम पॉइंट A to B एंड B to C, जो एक है तरक्की का तरीका। जी वो रेलवे को इम्प्रूव करे ना, रेलवे वफाक के पास है, उसको वफाक इम्प्रूव करे, उसको चलाए। वो तो हम करते नहीं हैं, तो बाकी बातें हम सब करते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रेन चल जाएगी, वहाँ से यहाँ चल जाएगी। इस तरह ये मामला चलता नहीं है। आपकी बिल्कुल ज़रूरत है ट्रेन के निज़ाम को बेहतर करने की, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप सिर्फ दो शहरों के दरमियान कोई ट्रेन डाल दें। पूरे निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो ये क्या तरजीहात हैं कि हमारे यहाँ बजाय कि एक कहते हैं मुल्क के पैमाने पे नहीं सोचा जाता, बल्कि एक महदूद इलाकाई पैमाने पे जो सोच है, ये क्या कहेंगे इसको आप, और ये क्यों है? देखिए, सूबों की अपनी हुकूमतें हैं, उनको वसाइल मिलते हैं। वो ख़ुद तो बिल्कुल वसाइल इकट्ठे नहीं करते, लेकिन उनको वसाइल मिलते हैं NFC अवार्ड के तहत, जिसको प्रोटेक्शन हासिल है 18th अमेंडमेंट में। तो सूबे जो है वो बेदरेग पैसे इधर उधर ज़ाया करते हैं। और आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जितनी करप्शन आज पाकिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमतों में है, ये तारीख में कभी नहीं हुई। तो इसी तनाजुर में जो आप कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमतों में करप्शन, और वाकई में नज़र आता है, वो हर सूबे में नाम लेने की ज़रूरत नहीं तारीफ़ करने की। तो जो एक फिर सवाल पैदा होता है कि ये जो बजट आ रहा है हमारा माशाल्लाह, उससे क्या तवक्कुआत है? उसमें आपको लग रहा है कोई नई सोच होगी, कोई नई फ़िक्र होगी, या वो कहते हैं ना वही द सेम ओल्ड वाली बात होगी? सेम ओल्ड ही होगा, और नई आप सोच क्या लाएंगे? अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे मुल्क के अंदर, आपको बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, तो फिर आप इसी जो नाकाम निज़ाम है इसी को पैसे दिए जाएंगे आप। तो मैं बजट आपको अभी बता देता हूँ, पिछले बजट को ले लें, उसमें अफरात ज़र और
जो आबादी में शरह में इजाफा है वो ऐड कर दें, इतना रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा, ये 6-8% रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। कुछ आप टैक्सेस और लगा लेंगे, थोड़ा और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद वफाक के पास जो पैसा बचेगा सूबों को देने के बाद, वो सूद की रकम भी पूरा नहीं करेगा। तो सूद के लिए भी आप इजाफी कर्जा लेंगे, दिफा के लिए भी इजाफी कर्जा लेंगे, हुकूमत चलाने के लिए भी लेंगे, पेंशन के लिए भी लेंगे। और ये पिछले 2 साल से पेंशन जो है वो अब हुकूमत चलाने के ख़र्चे से बढ़ गई है। तो इस दफ़ा शायद 850 के करीब आपका हुकूमत का ख़र्चा होगा और 1000 अरब जो है वो आपका पेंशन का आएगा, और फिर आप डेवलपमेंट के पैसे होंगे। तो ये सब बाकी सूद के अलावा, और सूद का एक हिस्सा भी कर्ज़े से आएगा, बाकी तमाम चीज़ें कर्ज़े से चलेंगी। और आप बजट में शो करेंगे कि 2000 अरब जो है वो प्रोविंशियल सरप्लस होगा, और हमें कोई 2000 अरब जो है वो स्टेट बैंक का 1500-2000 अरब वो प्रॉफिट दे देगा। तो इसको पूरा करके तो फिर आखिर में 6000-8000 अरब जो है वो इजाफी कर्जा मुल्क पे चढ़ जाएगा और बस हुकूमत हम चलाते रहेंगे। जनाब, तो निज़ाम जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपके बजट के अंदर कोई भी रिलीफ है जिसे हम कहते हैं वो आवाम के लिए नहीं आ सकता, नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान साहब, बहुत आपने पते की बात की। जब तक निज़ाम को नहीं तक कोई मतलब है आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, और एक ही कहते हैं ना नाकाम निज़ाम पर आप मज़ीद पैसे खर्च किए चले जाएंगे। यहाँ पे नाज़रीन वक्फा लेते हैं हमारे साथ है। तो जनाब, IMF ने किसी हेडमास्टर की तरह वफाकी के नहीं बल्कि सूबों को भी जो है कान पकड़वा दिए हैं। ज़राए का कहने की जी IMF ने सूबों की मुश्किलें कसते हुए ज़रूरी इनकम टैक्स लगाने की दोबारा ताकीद कर दी है, और ये कहा है कि जी सूबे सितंबर से लाजमी इस टैक्स की वसूली शुरू करें। साथ ही सूबों को जो है लंबे चौड़े और बाज़ सूरतों में अजीब व गरीब और फजूल तरक्याती मनसूबों पर पैसे लुटाने के बजाय खर्चे काबू में रखने की हिदायत की है। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है पंजाब और सिंध की हुकूमतों को होगी, जिनका तरक्याती बजट जो है वफाक से बड़ा, ये तकरीबन उसके बराबर है। चारों सूबों ने मजमूई तौर पर IMF के अंदाजे से 850 अरब ज़्यादा रकम जो है मुख्तस की है। असल में NFC से कटौती के डर से सूबों में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कहते हैं ना दिखाने की दौड़ शुरू हो चुकी है। एक और अहम पेशरफ्त ये की जी IMF ने पंजाब को गैस बिजली पर इस साल जो है दोबारा सब्सिडी यानी कि ज़र अनाज देने से मना कर दिया है। साथ ही IMF ने सूबाई महकमों को जो है उसका हजम जो है, उसका जो साइज़ है उसको कम करने की भी हिदायत की है। तो जनाब, ये तो हुआ सूबों का हाल। वाकई एक तरफ से इजाफी बिजली खपाने का जो मनसूबा और जो ज़्यादा इस्तेमाल पर मुराद की वो जो तजवीज़ थी उसको भी जो है IMF ने रद्द कर दिया है। IMF ने कहा है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा है, कि नए सारिफ को सस्ती बिजली देना जो है वो पुराने सारिफ से ज़्यादती होगी। ऐसे में पुरानी सनतें जो हैं वो नई मरात याफ्ता सनतों से भला कैसे मुकाबला करेंगी। इसीलिए IMF ने सब सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ का कहा है, यानी कि सूरत हाल ये है कि कुछ सही करने के लिए भी हमें कोई बाहर से आके बताए। इसी के साथ आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।